नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज 3 विषयों पर मुख्यतः बात करेंगे। पहला विषय ये है कि योगी आदित्यनाथ जी जो मज़े ले लेकर के धुलाई कर रहे हैं आजकल अखिलेश यादव की, कांग्रेसियों की और विरोधियों की, वो अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि सारी सामग्री और सारी घटनाएँ वो सब तो जब-जब कांग्रेस किसी मुद्दे पर हमलावर होने की कोशिश करती है, तो वो सारे तथ्य अतीत में उसकी कारगुजारियों के रूप में हमारे और आपके सामने हैं और वो उन पर बड़ा भारी पड़ता है। अच्छा, अखिलेश यादव के साथ भी यही है, इनके पिताजी का भी इतिहास कुछ ऐसा ही है। लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, ऐसे-ऐसे बयान दे रखे हैं। प्रजापति वाला कांड आप सुना ही होगा, याद ही होगा आपकी स्मृतियों में। तमाम अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी और किस-किस तरह के भाषण देते थे संसद में खड़े होकर के। तो इनके जितने कर्म हैं अतीत के, वो इनको हमला करने के लायक छोड़ते ही नहीं हैं। हमला करते हैं तो उसमें खुद ही फँस जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो एक तो ज़रा इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी घटना हुई है महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे को सांस ही नहीं आ रही है। अभी कुछ दिन पहले उनके 6 सांसद टूटे थे, 9 में से 6 टूट करके चले गए एकनाथ शिंदे की तरफ। और आज तो आदित्य ठाकरे का जिसको दायां हाथ माना जाता है और जो उनकी वर्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके लिए जम कर के काम करते थे, रणनीति बनाने का भी और लड़वाने का भी, मूलतः शरद पवार की पार्टी में हुआ करते थे, सीनियर आदमी है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है, फिर वो इनके राजनीतिक और रणनीतिक सलाहकार बन गए और अब अचानक वो एकनाथ शिंदे के पाले में चले गए और एकनाथ शिंदे के पाले में जाने के कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और दूसरी उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उनको लेकर के विधान परिषद के सभापति के चैम्बर में पहुंच गए और उनसे विधान परिषद के उप सभापति का नॉमिनेशन भी दाखिल करा दिया। अब कितने जख्म सहने की ताकत बची है उद्धव ठाकरे में। और ऊपर से संजय राउत की रोजाना की बकबक। आज भी बैठ करके कह दिया, 3 दिन पहले कहा था कि 2000 करोड़ रुपया लूटा है बीजेपी ने राम मंदिर के चढ़ावे से और उसी 2000 करोड़ से शिवसेना को तोड़ रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को तोड़ रहे हैं। तो अब संजय राउत ने ऐलान किया है कि बहुत हो गया, हमारी पार्टी टूटते हुए बंद ही नहीं हो रही है, तो हम राम जी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। तो बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भी आएंगे, राहुल गांधी से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी अयोध्या चलें, अखिलेश बाबू से भी कहेंगे, ममता बनर्जी से भी बात करेंगे। बहुत लंबी-लंबी फेंकी है आज बात करके, बैठ करके उन्होंने। तीसरा विषय ये है कि एक वो वांगचुक आके बैठ गए थे और लबालब जूस पिए जा रहे हैं, तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। आमरण अनशन पर भी हैं और जूस भी गटक रहे हैं। कल वृंदा करात आई थी, एक बड़ी सी बिंदी लगा करके, ये उनकी पहचान है। आज प्रशांत भूषण पहुंच गए शाम को 5 बजे और गाजे बाजे के साथ ऐलान करके पहुंच रहे सोशल मीडिया पर कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट वकील प्रशांत भूषण जैन जी के इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और वहां का जो वातावरण है वो तो हम और आप देख ही रहे हैं साहब। तो सीधे जुड़ लेते हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से और एकलव्य सिंह जयपुर से। तो दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। भट्ट साहब, पहले आपके पास आते हैं। आज 2 दिन पहले उन्होंने साइकिल की चर्चा की थी कि साइकिल चलती है तो कर्फ्यू लगता है।
आज उन्होंने कहा कि अगर अगर रामपुरी चाकू गलत हाथों में पड़ जाए, तो वो क्या हो सकता है उससे, ये हमने देखा उस दौर में। और हमारे टाइम में वही सुरक्षा का काम कर रहा है। तो योगी आदित्यनाथ एक तरफ चैलेंज करते हैं अखिलेश यादव को कि अब तो तुम्हें अयोध्या के राम मंदिर, प्रभु राम, इन सब की बड़ी याद सताने लगी है, तो अगर अध्यात्म की तरफ मुड़ना ही है, धार्मिक कार्यों की तरफ मुड़ना ही है, तो आइए श्री कृष्ण भूमि को मुक्त कराने और वहाँ भव्य उनका जो है मंदिर बनवाने के लिए और दूसरी तमाम चीजें बनवाने के लिए आप सहयोग करिए। तो योगी आदित्यनाथ एक तरीके से घेराबंदी कर रहे हैं अखिलेश यादव की। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोकसभा में मई 2014 में अपने पहले भाषण में कहा था कि भारत को 1200 साल की गुलामी से मुक्त कराना है, यानी डीकोलोनाइजेशन कैंपेन चलाना है। जो हमारा उपनिवेशीकरण करना है। अंग्रेजों, तुर्कों, मुगलों, अफगानियों, ईरानियों ने जो भी गंद छोड़ के यहाँ गए हैं, उससे हमको मुक्ति पानी है। दिल्ली में आपको जो है कहीं इंद्रप्रस्थ और युधिष्ठिर और भीम का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे सारे मुगल, तुर्क और खिलजी और अब्दाली के इतने सबके और लोधी सबके नाम आपको मिलेंगे। और और अगर बीजेपी का ये जो डीकोलोनाइजेशन कैंपेन है, ये जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा वैसे-वैसे ये सब जो है इनके कपड़े उतरेंगे। जितनी पार्टियां शामिल हैं इंडी अलायंस में, जिसको मैं कहता हूँ हिजबुल्लाह जिहादी लेफ्टी अलायंस। समाजवादी पार्टी अपने को भले समाजवादी कहती हो, समाजवाद के बारे में मेरी राय बहुत स्पष्ट है। नेता, ठेकेदार, आईएएस कल्याण निधि का नाम है समाजवाद। केवल इन्हीं चार को फायदा होता है। और हमारे हमारे संविधान में 52 से समाजवाद चला आ रहा है। और समाजवाद का परिणाम ये हुआ है कि 72% लोग जो 72% वेल्थ है, वो 1% लोगों के हाथ में है। ये समाजवाद का परिणाम है। तो ये जो और अगर ये डीकोलोनाइजेशन कैंपेन के आधार पर देखें, तो समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। ये सारी की सारी पार्टियां पोस्ट कॉलोनियल पार्टीज हैं। इनको भारतीयता से, इनको भारत की प्राचीन संस्कृति से, इनको सनातन संस्कृति से, भारत माता से, वंदे मातरम से, सबसे इनको चिढ़ है। केवल भारतीय जनता पार्टी है व्हिच स्टैंड्स फॉर एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन एंड रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर। तो और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी 10 साल हो रहे हैं सत्ता से बाहर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के भाषण में वो उनके हमले का प्राइम टारगेट बनी हुई है। और योगी आदित्यनाथ के भाषण और योगी आदित्यनाथ के समाजवादी पार्टी पर हमला आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना वो 2017 के बीजेपी की सरकार के बनने के बाद था। और कोई भी नेता वो बात नहीं बोलता जो जनता के बीच में लोकप्रिय ना हो, स्वीकार ना हो और या प्रासंगिक ना हो। योगी आदित्यनाथ अगर लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और वो प्रमुखता से मीडिया के सारे माध्यमों में, समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में तो ये खबरें प्रमुखता से चल रही हैं, इसका मतलब ये है कि अभी भी लोगों के मन में समाजवादी पार्टी के घाव और आतंक का वो अभी ताजा हैं। और एक अभी सीनियर जर्नलिस्ट दिल्ली से आई थी, उन्होंने यूपी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि लोगों में इस बात का डर ज़्यादा है कि कहीं बीजेपी सत्ता में ना आए। अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो क्या होगा? तो अगर आप लोगों के बीच में इस डर को देखिए कि अगर बीजेपी सत्ता में ना आई 27 में तो क्या होगा? और फिर आप देखिए योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पे हमला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिकल लाइन, पॉलिटिकल थॉट क्या है और लोगों में ये उनका कैंपेन आज भी इतना प्रासंगिक क्यों बना हुआ है। तो समाजवाद और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए तो आपको समाजवादी पार्टी का अयोध्या मंदिर के ऊपर जो चढ़ावे के ऊपर जो भी खबरें आ रही हैं और जो समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस की जो सक्रियता है, आपको इनका पाखंड स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया था कि राम एक काल्पनिक चरित्र हैं। राम कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में जो
जो राम सेतु है वो भी काल्पनिक है और क्रिश्चियन मिशनरी चर्च जो है कूद के आ गई, बोली ये तो एडम ब्रिज है, यानी एडम और ईव, इसको इस्लाम में कहा जाता है आदम और हव्वा। तो वो उन्होंने एडम ब्रिज क्लेम कर दिया। तो एडम ब्रिज से तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहमत हैं और सोनिया गांधी भी को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन वो राम सेतु है, इससे जो है समाजवादी पार्टी का मुँह का स्वाद कसैला हो जाता है। तो ये जो काल-नेमी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अभी भी अब हिंदू जनमानस के मन में ये बात धीरे-धीरे घर कर रही है कि ये पार्टियाँ अगर आ जाएँगी तो ये हमारा वही हाल करेंगी जो जो सीरिया में जो सुन्नी जिहादी सरकार आई है और जो उसने वहाँ के शिया मुसलमानों और ईसाइयों के साथ किया है। और लेकिन जिस तरीके से जो जिहादी राक्षसी सरकार थी पश्चिम बंगाल में, उससे जैसे उस सरकार का पतन हुआ है, उसके बाद तो ढाका से लेके इस्लामाबाद तक भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, इवन वाशिंगटन तक। तो अब जो है लोगों के समझ में पूरा इतिहास संदर्भ के साथ समझ में आने लगा है। हिंदुत्व का मतलब खाली मंदिर नहीं होता है। हिंदुत्व का मतलब अपने सिर पे अपने गले में कोई कोई घंटा टाँग के चलना नहीं होता है। हिंदुत्व का मतलब खाली घंटी बजाना नहीं होता है। खाली मंदिर में पूजा नहीं होता है। भारत की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को एन्श्योर करना, पुनर्जीवित करना, रिवाइव करना, सनातन संस्कृति को, सनातन मूल्यों को जो पूर्णतया वैज्ञानिक हैं और जहाँ कोई जाति भेद की बात कभी थी ही नहीं। हमको ये समझना पड़ेगा। अ, धर्मपाल जी की पुस्तक को पढ़ लीजिए भारत का स्वधर्म। भारत में कभी जाति भेद की नाम की चीज़ कभी थी ही नहीं। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था को इतना कलंकित किया गया है और अंग्रेज़ों ने जो कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी है, वहाँ जो विलियम जोन्स था, उसने मनुवाद नाम के घोष की जो उसने आविष्कार किया और उसको जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने मनुवाद के नाम पे आगे बढ़ाया। मैंने सैकड़ों भी बहुजन समाज पार्टी, सपा, कांग्रेस के लोगों से कहा कि मनुवाद नाम की पुस्तक कहाँ मिलती है? मुझे आज तक एक पन्ने का लेख पढ़ने को नहीं मिला। और ये भी मनुवाद अपने समय के साथ मर गया। तो अब चिंता ये है कि पश्चिम बंगाल में 30% से अधिक मुसलमान वोट थे, फिर भी बीजेपी को 2 तिहाई बहुमत मिल गया। यानी वहाँ पे यानी पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने जाति भेद से ऊपर उठ के वोट दिया है। यही उन्होंने बिहार में किया है और यही वो उत्तर प्रदेश में 2027 में करने वाले हैं। इसी कारण से समाजवादी पार्टी योगी के लाइन ऑफ फायर में टॉप पे बनी हुई है और लोगों के लिए वो बहुत प्रासंगिक है। कोई ये नहीं कहता कि साहब योगी जी आप क्यों समाजवादी पार्टी को निशाना बना रहे हैं? वो तो 2070 से पार्टी में से पावर में नहीं है। और बीजेपी की जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, सबका साथ सबका विकास, इससे भी जातिवाद का ज़हर समाज में कम हो रहा है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 2023 में अखिलेश यादव को अपने पार्टी का नारा बदलना पड़ा, पीडीए करना पड़ा। हालाँकि उसका पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये राजनीति दलित बैकवर्ड मुस्लिम की पॉलिटिक्स तो नेहरू के ज़माने से हो रही है। ये 2023 में अखिलेश को नाम क्यों बदलना पड़ा? वैसे पीडीए का नाम ये भी है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी या पहला दावेदार अहिर, ये भी कहा जाता है उसके बारे में। तो ये जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने पिछले 40 साल में जो समाज में ज़हर घोला है और उससे केवल अ, ए 2 जाति विशेष के नेताओं का उनसे जुड़े हुए चिंटुओं का ही लाभ हुआ, समाज को कुछ नहीं मिला। समाज को क्या मिला ये लोगों ने यूपी में 9 साल में देखा है और मोदी राज में 12 साल में देखा है। तो इसलिए जी। ये लड़ाई लंबी चलेगी और समाजवादी लोगों को योगी जी के लिए लोगों को ये बताना बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का जो मंदिर प्रेम है, ये केवल धोखा है, पाखंड है, छलावा है और हिंदुओं को ठगने की एक सुनियोजित चाल है। इससे अधिक कुछ नहीं है। एकलव्य जी, आपको लगता है कि ये लोग एक मौके की तलाश में थे, इनको लगा कि अच्छा मौका है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करो, फिर से हिंदुओं को छिटकाओ इनसे, 2024 जैसा फिर से वातावरण बनाओ और राम भक्तों में अगर फूट डालने में कामयाब हो गए, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को
जितने विधानसभा क्षेत्रों में कामयाबी मिली है, उतने अगर फिर से मिल गए तो 2027 में अखिलेश यादव फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, योगी बाहर हो जाएंगे, बीजेपी बाहर हो जाएगी। कुछ इसी तरह की सोच थी क्या? और योगी अब इन पर भारी पड़ गए। वो एक पुरानी कहावत है कि बंदर के हाथ में अगर सांप का फन आ जाए तो वो थूक थूक करके रगड़ करके ही उसको मार देता है। तो इन्होंने सोचा कि मौका मिल गया है, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया इनका। देखिए सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अभी वीरेंद्र सर इसके बारे में इस विषय पर बात कर रहे थे, तो मुझे याद आया कि ये जो जातिगत राजनीति ने जिस तरह का, ये जो जातिवाद के जहर की हम बात करते हैं, हमारे समाज में घुल गया और राजनीति का उसने एक इस तरह का डेंजरस रूप ले लिया। देखिए सर, हमारा जो इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, वो क्यों इन सब परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यादव जिनके वंशज हैं प्रभु श्री कृष्ण, वो स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, एक श्लोक है सर, कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्म विभाग्यश। इसका मतलब इंसान, बेसिक इसका मतलब है कि इंसान का जो मतलब वर्ण होता है, 4 वर्णों में इंसान को बांटा जाता है, उसका जो वर्ण होता है वो उसके जन्म नहीं, उसके कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। तो सर बेसिकली ये हुआ कैसे आगे चल के कि 1864 में एक अंग्रेजी सर्वे कमिश्नर था सर, सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिजले, उसने सर एक सर्वे करवाया था लोगों के प्रोफेशन के बेसिस पे। और जी सर, और उसने जो उसके 1904 में जब उसकी फाइनली रिपोर्ट आई, तो भारत के हिंदुओं को लगभग 6000 जातियों में बांट दिया गया, और आज आते आते सर उसका इतना बड़ा स्वरूप हो गया सर। तो देखिए सर, अगर यादवों की बात से ही एक तरह से शुरू करा जाए, तो हमारे जो अखिलेश भैया हैं, ऐसा नहीं है सर कि ऐसे ही उनको एक पेट नेम दे दिया गया है, अकल लेस भैया, यानी कि दिमाग से कम भैया। तो सर इसमें क्या है कि एक बात तो ये समझ नहीं पाते, और मुझे नहीं समझ में आता, ये काफी सारे विपक्षियों के लिए ये बात मतलब उनपे भी अप्लाई करती है, कि भारत की जो जनता है सर, जो खास करके हिंदुओं का जो चरित्र है, उन्हें सर अहंकार पसंद नहीं होता। आप देखिए कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 2024 में जब राम मंदिर बन के खड़ा हुआ, तो उसी में 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद सर जो भाजपा है वो 300 से 240 पे आ गई। लेकिन अब ये जो मुद्दा है सर, ये ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है कि इस पे अगर विपक्षी लोग इस तरह के एरोगेंटली इस पे अटैक नहीं करते तो बेहतर रहता। क्योंकि सर क्या हुआ था कि जब से, मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि ये जो 2024 में राम मंदिर जब बन गया, एक भव्य मंदिर का उसे स्वरूप मिल गया, तो एक तरह से सर हिंदुओं को उस विषय को लेके क्लोजर हो गया था सर, उसको एक लेके एक सेटिस्फैक्शन था। अब सर क्या है कि इस तरह से बातें करने पर एक तो पुराने घाव जो है वापस से जागृत हो रहे हैं सर। जिस तरह के कृत्य इन लोगों ने करे हैं, इन लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विपक्षियों का, उसके बारे में एक तो मतलब वापस वो विषय बन गया है। और योगी जी की पिच है सर हिंदुत्व का, यदि अगर आज विश्व में कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ का है सर, एज अ लीडर। और उनकी पिच पे आके यदि आप उनको अटैक करोगे, तो जैसे आपने देखा ही होगा सर, 2 दिन पहले, कल ही, जब योगी जी ने पूछा कि हाँ भाई अयोध्या का तो इशू सेटल हो गया, अगर इतना दम है तो जरा मथुरा के बारे में भी बात कर लो। अब अखिलेश क्या जवाब देंगे सर, इसका क्या जवाब दे सकते हैं वो? अच्छा सर, एक और इसमें जो एक अखिलेश की एक जो बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गई है सर, कि आप इनका भी, इनकी फैमिली का चरित्र देखिए सर, कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक की ये एमवाई समीकरण की इतने वर्षों से बात करते हैं। मतलब अगर सीरियस एनालिसिस किया जाए तो इन्होंने सर 3-4 बार ये लोग मुख्यमंत्री बने इनके परिवार से। क्या दिया सर इनने यादव परिवार के लोगों को, अपनी फैमिली के बाहर से यादव जाति के लोगों को भी इनने क्या दिया? मुसलमानों को इनने कौन सा बड़ा मंत्रालय दे दिया? तो सर देखिए, कहीं ना कहीं एक इन समाजों में भी मैं तो मानता हूं एक तो डिसकंटेंट, कि भाई इसको फॉलो करते करते हमें क्या ही मिला। मतलब
मैं भी सर, मेरा भी मूल उत्तर प्रदेश से है, मेरे बहुत सारे यादव मित्र भी हैं सर, और वो लोग बहुत धार्मिक लोग होते हैं सर, गौ सेवक होते हैं, गौ गाय की पूजा करते हैं, मतलब हर तरह से धार्मिक होते हैं सर। और वो भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ से फेस करते हैं? इन मुसलमानों से ही फेस करते हैं सर। और मुसलमानों में भी यदि आप देख लें तो सर, जो कि मैं मतलब काफी सारे जो लोग धरातल पे अपना सर्वेज वगैरह करते हैं, कई लोग ऐसा कहने लगे हैं कि जो मुसलमान लेडीज जो हैं, औरतें जो हैं, महिलाएं हैं, वो सर अब अट्रैक्ट होने लगी हैं बीजेपी की तरफ। तो देखिए सर, क्या है कि 10 वर्ष जो होते हैं ना, जब इंसान पावर से बाहर रहता है, और यदि इस बार फिर से मतलब कुछ ऐसा हो जाता है, तो सर फिर इन लोगों को यादव भी आखिर प्रतिनिधित्व के लिए जाएंगे कहाँ? आप देखिए ना सर, वहां पे बात होती थी बंगाल में कि ममता जी का तो ये वोट बैंक है, वो वोट बैंक है। अब हारी तो कौन उनके साथ खड़ा है? जो उनके सो कॉल्ड सबसे हार्डकोर वोट बैंक थे, वो सब चिटक गए। तो मुझे सर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो एक बात लगती है कि एक जो ये वाली भी जो इशू थी कि लोगों का, एक आम हिंदू का जो एक कैरेक्टर चरित्र होता है, अगर बीजेपी भी मतलब अगर इस चीज पे अग्रेसिव होती अननेसेसरली, तो जैसा कि 2024 में जो मतलब राम मंदिर का, पर्टिकुलरली सर अयोध्या बेल्ट में जो लल्लू सिंह जी वगैरह का एटीट्यूड था, जिनके लिए ऐसा कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी का मतलब मंशा थी कि उनका टिकट बदल दिया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं किया गया, तो वहां पे सर देखिए लल्लू सिंह जी को भी ही हैड टू फेस द म्यूजिक। लेकिन उसी तरह से सर ये अब लोग जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, मतलब इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है सर ये? और ये मतलब ऐसा एक पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए कहना एक मतलब ठीक है कि लोग कहते हैं कि भाई ऑपोजिशन है तो प्रश्न तो पूछेगा ही, कि ऑपोजिशन का तो अधिकार होता है। लेकिन सर आप किसी भी आम हिंदू से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि भाई इन लोगों का क्या अधिकार बनता है हिंदुत्व के मुद्दे पे या राम मंदिर के बारे में? वो कपिल सिब्बल जी ने सर कल एक ट्वीट करा था राम मंदिर के बारे में, बड़ी बड़ी, ये वो व्यक्ति हैं सर, आप सोचिए कि कोर्ट में बैटरी ऑफ लॉयर्स को लीड करते रहे कि राम मंदिर ना बन पाए। जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आने वाला था तो इन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे दी कि यदि इस समय राम मंदिर का आपने वर्डिक्ट डिलीवर करा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। ये लोग सर, ये इनका ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड के लोग बात करेंगे राम मंदिर के लिए? अखिलेश सर कपिल सिब्बल ने ये भी कहा था कि इसको 1 साल के लिए टाल दीजिए, वरना बीजेपी को फायदा हो जाएगा लोकसभा चुनाव में। जी बिल्कुल सर। सर उसी कॉन्टेक्स्ट में सर मैं आज एक वीडियो देख रहा था सर, वो सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पे काफी। सदन में सर लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव साथ में बैठे हुए थे, और उसमें सर मुलायम सिंह यादव खड़े होके ये कह रहे थे कि अगर तुम भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम करोगे ना, हिंदू और मुस्लिम को लड़वाओगे, तो हम लोग राम और कृष्ण को लड़वा देंगे। हिम्मत देखिए सर, ये ट्रैक रिकॉर्ड है इन लोगों का। आज के अखिलेश यादव के गट्स हैं कि इस तरह की बात कर दे, या कोई भी और। तो ये राजनीतिक मतलब जो वातावरण है सर। जय कृष्ण भगवान। अगर तुम हिंदू मुसलमान को लड़ाओगे तो कृष्ण राम को हम लोग लड़ा देंगे। हाँ लड़ाएंगे, छोड़ जाने दो। और फिर कृष्ण से ज्यादा कूटनीतिक कोई नहीं। ये बदलाव सर, जय श्री राम, जय श्री राम। इसीलिए लालू प्रसाद जी ठीक करे, जय कृष्ण भगवान। अगर तुम हिंदू मुसलमान को लड़ाओगे तो कृष्ण राम को हम लोग लड़ा देंगे। हाँ जी, इसी वीडियो की जिक्र भी कर रहे थे। बिल्कुल सर। सर ये बदलाव सर मोदी और योगी की राजनीति, ये सर राजनीतिक वातावरण में ये बदलाव लेके आए हैं कि आज इस पूरे देश में यदि किसी को अपनी राजनीतिक जमीन थोड़ी सी भी बचा के रखनी है तो उसकी हिम्मत भी नहीं है कि इस तरह की बात बोल के, मतलब सदन के पटल पे तो बहुत बड़ी बात है, कहीं इधर उधर भी इस तरह की कोई छोटी मोटी बात इस तरह की कर दे। तो ये बदलाव लेके आए हैं सर योगी आदित्यनाथ। मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं सर कि देखिए हर जगह सरकारें होती हैं, 10 वर्ष एक लंबा समय होता है, एक बेसिक एंटी इनकम्बेंसीज होती हैं। हो सकता है कि उससे कोई 10-20 सीट जो योगी जी जैसा लीडर हो, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि वो भी मोदी जी की तरह प्रो इनकम्बेंसी कोड को एकदम डिकोड कर चुके हैं।
लेकिन ठीक है, कुछ विषय होते हैं, कहीं कहीं डिसकंटेंट होता है, 10-20 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। योगी जी तो वैसे भी रिपीट होने वाले थे, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं सर कि ये जो राम मंदिर का इशू हुआ है, इससे योगी जी का कद और बढ़ने वाला है। और यदि अगर सामान्य स्थिति में 250 सीट आने वाली थी योगी जी की, तो अब 300 से ऊपर सीट आएंगी। बिल्कुल सही बात है। वीरेंद्र जी, आप अभी रुकेंगे या आपको जाना है? नहीं, अभी अभी 5 मिनट और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर तो हम महाराष्ट्र की तरफ चल सकते हैं। जी, जी, वैसे जी, तो जी, जी, जी। वैसे तो पुराना इतिहास है साहब शिवसेना के टूटने का। 1991-92 में छगन भुजबल 17 विधायकों को लेकर के कांग्रेस में चले गए थे। 2005 में नारायण राणे कांग्रेस में चले गए थे शिवसेना छोड़ करके। 2005 और 6 में राज ठाकरे रुष्ट हो गए थे और वो अलग चले गए थे। वो उन्होंने एमएनएस बना ली थी। और 2022 में आप जानते ही हैं बड़ी टूट हुई थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए और 18 में से 13 एमपी टूट गए थे। और फिर असली शिवसेना उन्हीं के नेतृत्व वाली पार्टी कहलाई। उद्धव ठाकरे को एक अलग सिंबल मिल गया, एक अलग पार्टी का नाम उन्होंने चूज कर लिया। लेकिन आज हालत ये है कि उद्धव ठाकरे की ये जो नई पार्टी बनी थी नए सिंबल के साथ चुनाव लड़के, इसमें भी लगातार टूट हो रही है। अभी कुछ दिन पहले 9 में से 6 सांसद टूट करके चले गए और आज एक विधान परिषद के इनके सदस्य सचिन अहीर जो आदित्य ठाकरे के क्लोज थे, वर्ली की उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रबंधन देखते थे, वो भी छोड़ करके चले गए। और एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री और सुनेत्रा पवार तीनों पहुंच करके उनका नॉमिनेशन भी दाखिल करा दिया उपसभापति के लिए विधान परिषद में। तो ये टूटने के लिए अभिशप्त क्यों है वीरेंद्र जी, आप जरा रोशनी डालिए। ये अभिशप्त इसलिए है कि ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के विद्रोह में बनी थी और जैसे जैसे और जब तक कांग्रेस मजबूत थी तब तक इनके पास एक ठोस आधार था राजनीति में बने रहने का। इनके पास कभी कोई राजनीतिक आधार नहीं था। यदि मैं आपको उदाहरण दूं कि इमरजेंसी के बाद 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय हो गया, जनता पार्टी बन गई और मुरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर बने। ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा चला नहीं, 79 में गवर्नमेंट गिर गई। 1980 में चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आ गई, जनता पार्टी बिखर गई। अप्रैल 1980 में भारतीय जनसंघ का जो है पुनर्जन्म हुआ और इस बार नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। पहले इनका चुनाव चिन्ह दीपक था, अब इनका चुनाव चिन्ह हो गया कमल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जनता पार्टी में विलय के बाद भी भारतीय जनसंघ ने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी और ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी, अपने संगठन की पहचान और अपने संगठन का अस्तित्व बनाए रखा और उनको दोबारा नई पार्टी के रूप में अवतार लेने में समय नहीं लगा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भारतीय जनसंघ के केवल 2 सांसद लोकसभा में चुन के आए थे और उसको राजीव गांधी मजाक में कहते थे ये तो वेस्पा स्कूटर पार्टी है। लेकिन 1989 में ये पार्टी जो है 86 या 88 पे आ गई और 91 में 100 पार कर गई। 91 और तब से आज तक ये पार्टी कभी भी 3 डिजिट के नीचे नहीं गई है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को एक रखने का काम, संगठन को एक रखने का काम जो आइडियोलॉजिकल ग्लू होता है, विचारधारा का ग्लू होता है, जो उनको एक रखता है और उनको प्रेरणा देता है कि हमें इस एजेंडे पे काम करना है। क्या ऐसा कौन सा आइडियोलॉजिकल ग्लू था शिवसेना के पास? 70 के दशक में इनका नारा था तमिल के खिलाफ, उठा लूंगी बजा पूंगी, ये इनका नारा था। फिर इनका नारा केवल था वसूली का, ट्रेड यूनियन को तोड़ना, बंबई के इंडस्ट्रियल एरिया में हड़ताल को तोड़ना और उद्योगपतियों से पैसे लेना। इनको कांग्रेस गवर्नमेंट ने खुल के इनका इस्तेमाल किया। जब भारतीय जनता पार्टी का राइज होना शुरू हुआ 1990 में कार सेवा हुई अयोध्या में,
तब इनको लगा कि अब हिंदू में फायदा है तो ये हिंदू हो गए, वरना एक ज़माने में बाला साहब ठाकरे के बड़े करीबी संबंध थे दाऊद इब्राहिम के साथ भी। तो इनको ये और फिर इनको लगा कि बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो ये मराठी मानुस की बात करने लगे और कहा कि भाई जो और बाला साहब ठाकरे तो बीजेपी को कमलाबाई कहते थे कि इनका कमल का फूल है तो बीजेपी कमलाबाई हो गई। तो इनके पास कोई ठोस राजनीतिक आधार, कोई आइडियोलॉजिकल आधार था ही नहीं। ये तय ही नहीं कर पाए कि ये मराठा हैं, ये महाराष्ट्र की जो क्षेत्रीय अस्मिता के लिए ये स्टैंड करते हैं, मराठियों के हित के लिए लड़ते हैं, हिंदू हैं या राष्ट्रीय हितों पे काम करते हैं। 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था और बाला साहब ठाकरे कहते थे मर जाऊँगा कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊँगा। उद्धव ठाकरे को अपना वैचारिक खतना कराने में 1 सेकंड लगा, वो जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गए। और दाऊद इब्राहिम के सबसे खास दोस्त जो मराठा नेता हैं उनकी गोद में चले गए शरद पवार। तो जब आप इतना खिलवाड़ करेंगे अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ तो आपका यही हश्र होगा जो आज हो रहा है। और जिस तरीके से आपने अपनी मराठी मानुस की पहचान को, अपने हिंदुत्व की पहचान को आपने खारिज किया, बस केवल आपने अपने घर में टोपी पहन के रोजा इफ्तार पार्टी खाली करना बाकी रह गया था। ये काम अगर उद्धव ठाकरे और कर लें, तो इनकी पार्टी और मजबूत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, बुरी है, लोग उसको पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, लेकिन उसका आइडियोलॉजिकल स्टैंड केवल एक है कि राष्ट्र प्रथम है। बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां एमएलए, एमपीज़ के बेटे, भतीजे, परिवार वाले भी एमपी विधायक हैं, लेकिन बीजेपी में डायनेस्टी नहीं चलती है। नरेंद्र मोदी के भाई हैं, बहन हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, लेकिन उनके परिवार का एक भी व्यक्ति कहीं राजनीति में नहीं है। गुजरात की राजनीति में कोई ग्राम पंचायत में भी किसी पद पे नहीं है। तो हाँ, नेताओं के बेटे और भतीजे परिवार के लोग पॉलिटिक्स में हैं। तो आप पहले ये तो तय करिए कि आपका स्टैंड क्या है? आज जो है किसी सब भी क्षेत्रीय पार्टी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है भाई? किस मुद्दे पे आप हैं? आप हर मुद्दे पे जो है योगी आदित्यनाथ को गाली देते हैं। हर मुद्दे पे, हर राष्ट्र विरोधी मुद्दे पे आप जो है कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं। तो किसी मुद्दे पे तो आपको हमें मालूम पड़े। अगर ऑपरेशन सिंदूर होगा तो आप भारतीय सेना से पूछेंगे कि कितने आपके फाइटर जेट गिरे, पाकिस्तान से नहीं पूछेंगे, हमसे पूछेंगे। तो जो हाल हुआ है ममता बनर्जी का बंगाल में, जो हाल हुआ है लालू का बिहार में, जो हाल हो रहा है शिवसेना का महाराष्ट्र में, वही हाल होना है समाजवादी पार्टी का। ये केवल नेता ठेकेदारों की पार्टी है, इसके अलावा कोई इसमें आइडियोलॉजिकल ग्लू नहीं है कोई इनके पास। ये एक व्यक्ति अगर समाजवादी पार्टी का बता दे कि समाजवाद का ओरिजिन कहाँ है, इस विचार का जन्म कहाँ हुआ, वो यूरोप में हुआ। वो ये भी बता दे कि यूरोप का ये विचार भारत में कैसे प्रासंगिक है। क्या हम इतने जो है वैचारिक रूप से इतने भूखे नंगे हैं कि हमारे पास अपना कोई सांस्कृतिक, वैचारिक, राजनीतिक विचार नहीं था? जिस देश में, जिस धरती पर वेदों की रचना हुई, जिस देश में चाणक्य और कौटिल्य जैसा अर्थशास्त्री और स्टेट्समैन पैदा हुआ, वो देश विचार का आयात करेगा यूरोप से, जिसने पिछले 500 साल में दुनिया को लूटा है और आज भी लूट रहा है, केवल उसी पे चल रहा है। तो अब ये समय आ गया है, यू हैव टू, जो कहा जाता है इडियम, स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। वेयर डू यू स्टैंड? डू यू स्टैंड फॉर इंडिया और यू स्टैंड फॉर पाकिस्तान? तो ये समाजवाद के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर जो भारत विरोधी खेल आप खेल रहे हैं, इसका समय जा चुका है और ममता बनर्जी का जैसे समूल नाश हुआ है, उससे सबक लेना पड़ेगा, जो पार्टियां अभी नष्ट होने से बच गई हैं। आप समझ रहे हैं मैं किस पार्टी के बारे में कह रहा हूं? एक चित्र देखते हैं एकलव्य, फिर मैं आपके पास आता हूं। एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, बीच में सचिन अहीर और फिर ठीक पीछे मुस्कुराते हुए देवेंद्र फडणवीस। और देवेंद्र फडणवीस के चेहरे की मुस्कान काश मैं इस समय बड़ा कर पाता स्क्रीन पर।
वो मुस्कान बहुत शानदार बहुत मुस्कान है। कुछ कह रही है। शायद इस मुस्कान में वो सब छिपा हुआ है, दर्द के रूप में बाहर आ रहा है, व्यंग के रूप में बाहर आ रहा है। जब 2019 में उद्धव ठाकरे इनकी कॉल नहीं उठा रहे थे, रिंग जा रही थी और कॉल नहीं उठा रहे थे, और उसके बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने जो खेल किया शरद पवार के साथ मिलकर के, कांग्रेस का समर्थन जुटा करके मुख्यमंत्री बन बैठे, तो ये सब छद्मवेशी राजनीति कुछ समय के लिए तो कामयाब हो सकती है, लेकिन लंबे समय में आगे जाकर के आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो उद्धव ठाकरे अब कीमत चुकाने के लिए पूरी तरीके से अभिशप्त दिखाई दे रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो किया, बल्कि मैं इसको इस रूप में भी कहूंगा कि बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस के साथ नहीं किया, जनादेश का अपमान किया था, क्योंकि जनादेश था दोबारा से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनाना। इन्होंने दो फेल स्टूडेंट जिनको विपक्ष में बैठने के लिए कहा था जनता ने, उनके साथ सरकार बना ली और उनको भी मलाई खाने के लिए सरकार में शामिल कर लिया। तो अब उसी का ये प्रसाद ले रहे हैं एक तरीके से। सर मैं तो एक्चुअली इसमें एक स्टेप फर्दर जाके एक बात कहूंगा कि जो जनादेश था वो भाजपा और शिवसेना के मतलब कोलिशन के लिए नहीं था सर, वो जनादेश हिंदुत्व के लिए था सर। और इन्होंने उस हिंदुत्व की विचारधारा वाले जनादेश को त्याग कर, और जो एकदम एंटी हिंदू कोलिशन था एनसीपी और कांग्रेस और इनके साथ हाथ मिला के सर एक पद के मोह में ये वहां चले गए। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये थी सर। अब सर आपने इतनी शानदार फोटो दिखाई है तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज भी दे देता हूँ। अभी मैं देख रहा था कि सर आदित्य ठाकरे से एक पत्रकार ने पूछा कि भाई अब मतलब ये अहीर साहब चले गए, ये सब मतलब ये तो बड़ा झटका है, अब आप वर्ली से लड़ोगे, बांद्रा से लड़ोगे, क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, भाजपा अपने काम से मतलब रखे, मैं तो वाराणसी से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। ये कहा आदित्य ठाकरे ने। तो इस तरह के हालात हो जाते हैं सर डायनेस्टिक एरोगेंस में। लेकिन सर देखिए मुद्दे की बात मुझे और संजय राउत फैजाबाद से लड़ सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर कुल मिला के देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक बात को समझना बहुत जरूरी है सर कि अब एक तो सर बात होती है कि ऑब्वियसली क्योंकि ये मातोश्री में रहते हैं तो कोई बाला साहब ठाकरे जैसा तो इनका व्यक्तित्व चरित्र है नहीं, तो इनका ग्रास रूट कनेक्ट तो कोई होता ही नहीं। मातोश्री के बाहर क्या चल रहा है इनको नहीं पता होता। लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ सर, इनको सर इनका आदमी क्या कर रहा है, उसके मन में जो इनके क्लोजेस्ट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी नब्ज पे भी इनका हाथ नहीं होता है सर। और इसका कारण होता है सर, इन लोगों को क्या लगता है कि ये जब से पैदा होते हैं तो इन लोगों को डायनास को ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे परिवार के जो हैं वफादार हैं, और परिवार के वफादार हैं तो अब परिवार की गद्दी पे मैं बैठ गया हूं तो हमारे वफादार हैं। जबकि सच्चाई क्या होती है सर कि वफादारी 3-4 टाइप की चीजों के लिए होती है। एक तो सर वफादारी होती है, मैं मानता हूं, विचारधारा के प्रति। एक वफादारी होती है सर कोई बहुत बड़े व्यक्तित्व के प्रति, जैसे कि बाला साहब ठाकरे थे। और वफादारी मैं समझता हूं सर ज्यादा से ज्यादा होती है तो वो होती है सर सत्ता या पावर के प्रति, वो तो अब रही नहीं। तो सर ये इस गलतफहमी में मैं ऐसा मानता हूं कि चलते रहे कि ये जो वफादारी है ये इनके परिवार के प्रति या इनकी गद्दी के प्रति है। जबकि सच्चाई यह है कि जो इनके अगल बगल, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड सर, मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं कि अगर संजय राउत को भी कोई एंटाइसिंग ऑफर मिल जाए ना दूसरे कहीं से, तो वो कब इनको छोड़ के चले जाएंगे इनको इस बात का अंदेशा ही नहीं। ये इस तरह के सर डायनास की सच्चाई होती है, उनको नहीं पता होता। क्योंकि उन्होंने सर, क्या होता है सर, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी बात बताता हूं सर। मतलब कोई व्यक्ति अपने जैसा कोई मिडिल क्लास ठीक ठाक पढ़े लिखे परिवार से भी जब परिवार के संरक्षण में रहता है ना, मैं अपने स्वयं अपने बारे में मानता हूं सर कि जब यहां से निकल कर जब मैं
मतलब हॉस्टल में गया रहने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहा, वहां पे जो 3 एक साल बिताए, और वहां पे जो मतलब जिसे कहते हैं ना धरातल का एक अनुभव मिला हॉस्टल में रहने के, उससे सर दुनियादारी समझ में आती है। इन लोगों के सर बच्चे जाते भी हैं तो वो वही सर किंगस्टन, ब्राइटन, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जाते हैं। तो भारत के एक आम व्यक्ति का क्या चरित्र होता है इसको इनको पता थोड़ी होता है सर। इनको इनको दुनियादारी समझ में आती है, तो जिसको दुनियादारी समझ में नहीं आएगी वो राजनीति क्या करेगा सर। तो मैं ऑनेस्टली सर मुझे तो ऐसा लगता है ये डिस्कशन करने लायक भी लोग बचे नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं 2014 से जो मोदी जी के आने के बाद से ये जो डायनास्ट का हश्र हुआ है, चाहे वो अखिलेश मतलब अब बेसिकली अगर हारेंगे तो तीसरी बार हारेंगे, और उसके अलावा सर आप चाहे डीएमके को उठा लो, चाहे लालू जी के परिवार को उठा लो, चाहे वहां पे गौरव गोगोई को उठा लो, या हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत जी के बेटे के वैभव गहलोत को उठा लो, सर ये लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जनता एक स्प्री पे है सर डायनास को रिजेक्ट करने के लिए, और उसके बाद सर ये अपनी विचारधारा को भी छोड़ के निकल चुके। तो मैं तो सर मुझे फ्रैंकली लगता है इससे ज्यादा मुझे तो कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, मतलब इनका कुछ फ्यूचर अब बचा नहीं है सर। और हाल इतना बुरा है कि अब कमाई का अंतिम साधन यानी बीएमसी भी हाथ से निकल गई है। जी जी। तो हालात बहुत खराब हो चुके हैं। चलिए अब तेजी से आगे बढ़ते हैं और जंतर मंतर पर पहुंचते हैं, महाराष्ट्र छोड़ करके और मातोश्री से निकल करके। तो वीरेंद्र जी, हो क्या रहा है? देखिए, जब ये 2 सवा 2 करोड़ फॉलोवर हुए थे ऑनलाइन, तो बहुत सारे लोग उछल रहे थे। एक वो नीलू व्यास तो कह रही थी कि जैसे ही अभिजीत दीप के लैंड करेंगे तो अमित शाह और मोदी ये देखेंगे कि ये छोड़ के भाग जाएंगे। कौन से देश में जाकर के सुरक्षित पनाहगाह मिल सकती है, ये हालत कर देगा अभिजीत दीप के। अब वो तो पता लग गया सबको कि कितना बड़ा जादूगर है और कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उसकी। कभी 100, कभी 200, कभी 250, डिनर, लंच और नाश्ते के समय जरूर थोड़ी सी भीड़ बढ़ती है। मुझे लगता है उनमें भिखारी ज्यादा रहते होंगे, या जिनको उधर पूर्ति करनी होगी वो आ जाते होंगे। बाकी जिस तरीके से, एक तो तभी पता लग गया था कि ये केजरीवाल के साथ काम कर चुके, मनीष सिसोदिया का एक वीडियो आया, वो उछल रहे थे, तो उससे पता लग गया कि इनका लिंक कहाँ से है। उसके बाद ये फिर भीमराव अंबेडकर का चित्र लेकर के हवाई अड्डे से बाहर आए। उसके बाद कुछ और लोगों का मोह भंग हुआ कि ये तो एक खास विचारधारा को बिलोंग करते हैं। तीसरे, यहाँ जिस तरीके से वामपंथियों का और ये तथाकथित पर्यावरणविद आकर के बैठा है, आमरण अनशन का नाटक कर रहा है और जूस पेले जा रहा है, तो एक तो ये, ऊपर से वृंदा करात, फिर प्रशांत भूषण, तो करेला और नीम चढ़ा, सारा कुछ एक्सपोज होता हुआ जा रहा है। देखिए, मूल बात ये है कि 1 फरवरी 1986 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद का ताला खुला। इस घटना को 40 साल पूरे हो गए, 41वां साल चल रहा है। इन 40 सालों में 90 में अयोध्या में कार सेवा हुई, 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, और 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया सितंबर जी, 30 2010 को। जंतर मंतर पे ही जी, फोकस करें। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी, तो 40 साल में जो भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन आए, यदि ये वो लोग हैं जो 40 साल में भारत में जो जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया, ये उसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बने 12 साल पूरे हो गए, 13वां साल चल रहा है, 13 बजट आ चुके हैं, ये नरेंद्र मोदी सरकार के अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। यानी ये इनके पास जो अपना फेक नैरेटिव है, इट्स ए बैटल बिटवीन फैक्ट एंड नैरेटिव, तथ्य और विमर्श, तथ्य और आख्यान। और नैरेटिव में इस बात की आपको सुविधा रहती है, आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसा मैंने पहले भी शायद कहा था कि 4 मई को टीवी चैनलों पे बहस हो रही थी बंगाल के चुनाव की। 2:30 बज गया था, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बड़ा पिता मुँह लिए बैठा हुआ था। अब उसको लगा मैं क्या बोलूं, बीजेपी जो सीटें 200 क्रॉस कर गई, तो बोला बीजेपी ने रुपया नीचे गिरा दिया। अब एंकर ने दौड़ाया उसको कि ये बंगाल का चुनाव की बात हो रही है, यहाँ पे रुपया कहाँ से आ गया।
तो ये लोग ऊल जलूल अनाप शनाप अंड बंड बातें कर रहे हैं और इनको ये नहीं पता है कि भाई आप ये तो बताओ कि नरेंद्र मोदी सरकार से आपकी शिकायत क्या है। अगर आप ये कह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान जो है एक अक्षम शिक्षा मंत्री हैं और वो कॉम्पिटिटिव टेस्ट को कराने में सक्षम नहीं है, सबसे उनको बड़ी हटाया शिकायत जाए, और उनके क्या इस्तीफे होगी की कि मांग। उनको हाँ, बेरोजगार कर नहीं दिया। आप उनके इस्तीफे की मांग करो, बिल्कुल आपकी मांग बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन वहाँ पे आप कह रहे हो कि ब्राह्मण मुर्दाबाद और ब्राह्मण पैट्रियार्की नहीं चलेगी, ब्राह्मणों वापस जाओ। अरे ब्राह्मण कोई अंग्रेज है क्या? तो जो आपका जो सनातन धर्म से, जो भारत से और प्राचीन भारत से जो घृणा है और आपके अंदर इतनी घृणा तो जो घृणा वेटिकन चर्च को भारत से है, जो घृणा जिहादी मुसलमानों को भारत से है, उससे भी ज़्यादा घृणा आपको है। तो आप पहले एजेंडा स्पष्ट करो कि आपको भारत देश को नष्ट करना है या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को आड़ बना करके आपको भारत को नष्ट करने के अभियान को आगे चलाना है। ये बात बहुत साफ पड़ रही, क्योंकि वहाँ पे जो खाना खिलाने वाले हैं, वो सब टोपी वाले हैं। कोई सामान्य आदमी आपको नहीं दिखेगा उसमें। तो ये अब इनका जो ये एंटी इंडिया नहीं है, ये हेट इंडिया है। ये घृणा करते हैं भारत से। जो घृणा राहुल गांधी करते हैं, जो घृणा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग करते हैं, सीपीएम का जो जो जनरल सेक्रेटरी है जॉन ब्रिटास जो एमपी है, आज उसने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा है, वो कहा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट किया है और इसमें ईसाइयों को, हिंदुओं को ईसाई बनाने की जो अब तक जो छूट मिली हुई थी, उस पे जो सरकार ने रोक लगाई है, ये असंवैधानिक है। कम्युनिस्ट पार्टी का नेता ये कह रहा है कि वेटिकन को अमेरिका से हराम के पैसे पे चलने वाले क्रिश्चियन मिशनरीज को इस बात की छूट दी जाए कि वो हिंदुओं को ईसाई बना सकें। ये वो बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस में आज के अखबार में लेख लिख के कह रहा है। ये इनका असली एजेंडा है कि भारत की डेमोक्रेसी को बदलो, सनातन धर्म को नष्ट करो, यहाँ के लोगों को ईसाई बनाओ और यहाँ पे और इस देश के 6 टुकड़े कराओ और यहाँ पे अमेरिका और यूरोप की पिछलग्गू चपरासी सरकार बनाओ, जैसा अभी थे जैसा 2014 तक था। अब ये नहीं होने वाला, तो ये बैठे रहे। सर आपकी अनुमति से एक बार मैं वीरेंद्र सर से एक सवाल कर लूं छोटा सा कि सर आप ये जो बात कह रहे थे ना अभी कि भाई ब्राह्मण पेट्रियार्की की वहां पे बात हो रही है और ब्राह्मण गो बैक की बात हो रही है, तो अब आपको तो मतलब इसको ये बहुत विचित्र बात लग रही है, लेकिन कभी आपने इन लोगों के हाँ, साथ बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं सुनिए ना सर, आपने कभी बहुत पहले से किया, 20 साल ये से। हाँ लेकिन ये यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं सर, ये जो कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जेएनयू वाले टाइप के लोग, आपने कभी इनसे पूछा है कि भाई तुम, जैसे आपने भी पूछा ना कि भाई ब्राह्मण वापस चले जाओ, इसका क्या मतलब है, ब्राह्मण कोई बाहर से आए थे क्या, मतलब तो आपने कभी इनसे पूछा, इनकी मंशा जाननी चाहिए, इनका क्या ये क्या इनकी क्या सोच है? एक मेरे मित्र हैं पूना में, डॉक्टर अभिजीत जोग, उनकी एक किताब है द टर्माइट्स यानी दीमक। उन्होंने ये जो जो इटालियन जो कम्युनिस्ट था ये आपका एंटोनियो ग्राम्सी, उसका जो मार्क्सवाद का सिद्धांत है वो कल्चरल मार्क्सिज्म है, सांस्कृतिक मार्क्सवाद। यदि आप स्टेट पावर पे कब्जा मत कर पाओ, अगर नहीं कर पाते हैं तो एकेडमिक वर्ड पे कब्जा करो, थिएटर पे सर कब्जा सर करो, सर साहित्य पे कब्जा करो। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। साहित्य पे कब्जा करो, एकेडमिक वर्ड पे कब्जा करो, और इनको कहा जाता है वोकिज्म, WOKE। तो वोकिज्म के बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध है इंटरनेट पर, आप वो पढ़ लीजिए। तो वोकिज्म का यही लोग आदर्श उदाहरण हैं, जो लड़के हैं लेकिन लड़कियों के कपड़े पहन के चलते हैं और बड़ी-बड़ी मूछें भी हैं, दाढ़ी भी है और ये कहते हैं जेंडर क्या होता है। एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कॉमन जेंडर का टॉयलेट भी बनवा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। ये वही लोग हैं। वोकिज्म के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी है इंटरनेट पर। और अमेरिका में यूपी की एक जर्नलिस्ट है असरा नोमानी, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में थी, उन्होंने किताब भी लिखी है। असरा नोमानी के दर्जनों वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, हिंदी में अंग्रेजी में, बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। असरा नोमानी को के वीडियो सुन लीजिए। डॉक्टर राजीव मिश्रा ग्लासगो में है, उनके बहुत सारे वीडियो हैं, सब समझ में आ जाएगा आपको, वो भी नहीं हिंदी सर, में। मैं सर आपको एक्चुअली लाइटर नोट पे बताना चाह रहा था कि इस तरह के आंदोलनों में
किस प्रकार के बुद्धिजीवी वहां पे बैठे रहते हैं और वो कैसे कन्विंस करते हैं। नो 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 मैं इनका एजेंडा बड़ा स्पष्ट है। इनका एजेंडा है परिवार को नष्ट करो, समाज को नष्ट करो और फिर देश पे कब्जा करो। ये नहीं, कोई आप सही बुद्धू नहीं है, ये बड़े अपराधी किस्म के लोग हैं, ये कोई बुद्धू नहीं है। दे आर क्रिमिनल्स। सर वो बुद्धुओं के ऊपर जीते हैं, उनको अपनी जो वो कैसे लोगों को बुद्धू बनाते हैं वो बता रहा था सर मैं। तो सर मैंने भी थोड़ा रिसर्च करना चाहा, मैंने जानना चाहा कि भाई ऐसी स्टूपिड सी बात आप कैसे कर लेते हो कि भाई मतलब ब्राह्मण गो बैक, ब्राह्मण कोई बाहर से मतलब आए थे क्या कि गो बैक कहाँ, वो कोई अंग्रेज थोड़ी थे। तो सर आप सोचिए कि ये लोग वहां पे जेनजी को क्या बताते क्या सिखाते हैं। आपको बड़े मतलब इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ सर, ये वहां पे ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वो एक्चुअली जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है उससे इसको कंपेयर करके बताते हैं कि भाई ब्राह्मण तो ये लोग हैं जो वहां से आए थे बाहर से और उन्होंने हिंदुस्तान को इन्वेड करा, इसलिए वो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में अपने आप को एक सुपीरियर रेस मानते हैं और इसलिए वो ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उनको। इस तरह की चीजें ऐसे इस तरह से जहर बोला जाता है सर, जबकि इन्हीं कंट्रीज में इनकी जो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनके स्वयं के साइंटिस्ट जो हैं वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को पूरी तरह से डिसमिस कर चुके हैं कि उसको सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। और ये सर हमारे ही देश में बैठ के हमारे कैपिटल में वहां पे हमारी जेनजी, हमारे आने वाली पीढ़ी के मन में मतलब जो एक ऐसा वर्ग है हमारे देश में जिसने हमारे एक तरह से संस्कृति को संभाल के रखा है, उसका संरक्षण किया है, उसके लिए ऐसे जहर घोलते हैं सर। जैन जी इनकी सुनता नहीं है ना और सर, वो तो जो वहां बकैती कर रही हैं कुछ लड़कियां, वो जैन जी को रिप्रेजेंट करती ही नहीं है। नहीं वो तो है ही सर, मतलब लेकिन मैं तो बता रहा था कि इन लोगों की मंशा किस तरह की होती है जहर घोलने की सर। इनके फ्रस्ट्रेशन है तरह तरह के, वो अब निकल रहे हैं किसी तरीके से, और वो फ्रस्ट्रेशन क्यों है ये तो शायद ये भी नहीं जानते। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। जयपुर से हमारे साथ एकलव्य और लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट, आप दोनों का और दर्शकों का भी बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। और अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। शब्बा खैर।